पिछले 14 सालों में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि प्राइवेट बैंक्स में लोन ग्रोथ 9% है और पीएसयूज में 14% है। मतलब एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और ये एक सिंगल डिफरेंस नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड है, जिसमें एनआईएम से लेके एनपीए हर मैट्रिक्स में एक इंप्रूवमेंट आया हुआ है। इसको कुछ मेजर पीएसयू बैंक्स के एग्जाम्पल से डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले FY25 में पीएसयू बैंक्स ने 3.71 लाख करोड़ का रिकॉर्ड क्यूमुलेटिव इनकम रिपोर्ट किया है। ये अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। सिर्फ इनकम ही नहीं, वैल्यूएशन भी लास्ट 5 साल में 225% से ऊपर गया है। अगर प्राइवेट वर्सेस पीएसयू का कंपैरिजन करें तो आईबीईएफ की एक रिपोर्ट के हिसाब से प्राइवेट बैंक्स का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले साल 4% से 40% के बीच में रहा था, लेकिन पीएसयू बैंक्स में इसी पीरियड के दौरान 23% से 51% तक का प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किया था। मतलब अगर एवरेज मिनिमम ग्रोथ भी देखें पीएसयूज में तो 23% थी। एसेट क्वालिटी भी काफी इंप्रूव हुई है। FY21 में पीएसयू बैंक्स का ग्रॉस एनपीए 9.11% था, जो अब FY25 तक गिर के सिर्फ 2.58% पर आ चुका है। मतलब 6 लाख करोड़ के जो स्ट्रेस लोन थे वो अब 2 लाख करोड़ पर आ गए हैं। अब बात करते हैं फंडिंग की। तो पिछले 3 साल में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सीडीज, ये एक टाइप के आप बॉन्ड्स कंसिडर कर सकते हैं, जिस तरह से बैंक्स बॉन्ड इश्यू करते हैं फंडिंग के लिए। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का, जिसमें पीएसयू बैंक्स का शेयर सिर्फ 6% था आज से 3 साल पहले, और आज वही शेयर 69% तक पहुंच गया है। मतलब डिमांड मीट करने के लिए पीएसयू बैंक्स अग्रेसिवली मार्केट से फंडिंग भी उठा रहा है। लेकिन इसी बीच एक चैलेंज भी है। एक चैलेंज नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं कि एक बैंक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, डिपॉजिट ग्रोथ। तो म्यूचुअल फंड्स हो गए, स्टॉक इन्वेस्टिंग और अल्टरनेट असेट्स में पैसा जाने की वजह से डिपॉजिट इनफ्लो पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। एक्चुअली डेट भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो गया है कि जिस वजह से एक आम आदमी के बैंक अकाउंट में बहुत मिनिमम अमाउंट रहता है आजकल। अगर बैंक्स इस थ्रेट को या इस लूप होल को मीट करने के लिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो उनके मार्जिन कंप्रेस होंगे। तो ये एक चैलेंज है, पीएसयू हो या प्राइवेट, दोनों के लिए कॉमन है। पीएसयू बैंक्स का एक हिडन स्ट्रेंथ उनका रूरल एंड सेमी अर्बन रीच है। बिजनेस करस्पॉन्डेंस और डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के थ्रू ये अपना फुटप्रिंट कंटिन्यूसली एक्सपांड कर रहे हैं। बिजनेस करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि बैंक के बिहाफ में रूरल एरियाज में एक छोटा सा सेटअप सेट करती है, जो कि बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको नॉर्मल सर्विस लाइक अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वहीं पे डिजिटल बैंकिंग यूनिट ये उनके कस्टमर्स को डिजिटली अपग्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम्पल लें तो उनके पास अभी फिलहाल 8,500 ब्रांचेज हैं। सिर्फ FY25 में 200 नए ब्रांच ओपन किए हैं, और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग FY26 में भी 200 और ब्रांच नए ओपन होंगे। देन रिटेल, एग्रीकल्चर एंड MSME, RAM, यहाँ से पीएसयू बैंक्स को डबल डिजिट में ग्रोथ मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैनरा बैंक, इन्होंने अपने इस सेगमेंट मतलब RAM, रिटेल, एग्रीकल्चर एंड MSME सेगमेंट में क्रेडिट को 14.9% से ग्रो किया एंड रिटेल क्रेडिट ग्रोथ 33.9% पहुंच गई। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सिर्फ 3 महीने में 2500 करोड़ के रिटर्न ऑफ लोन्स रिकवर किए थे लास्ट ईयर। सेम स्टोरी कुछ पीएनबी में भी है। मतलब रिकवरी पुश भी काफी अग्रेसिवली चल रही है। अब एक सवाल क्या आता है कि क्या ये सिर्फ एक साइक्लिकल बाउंस बैक है या फिर एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट। एनालिसिस क्या कहता है कि ये सिर्फ मीन रिवर्जन नहीं है। गवर्नेंस इंप्रूव हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन बढ़ा है, और रिस्क मैनेजमेंट फिल्टर्स भी काफी स्ट्रांग हो गए हैं। एसेट क्वालिटी रिसेट हो चुकी है, और पीएसयू बैंक स्ट्रक्चरली थोड़ा हेल्दी हो चुके हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक्स भी काफी अच्छी, हमेशा से अच्छा करते आ रहे हैं। वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या चल रही है, माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट से लेकर वहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेस है। तो मोमेंटम जो है वो पीएसयू की तरफ थोड़ा ज्यादा है, और सिर्फ बैंकिंग में नहीं, हर तरफ देखा जाए तो पीएसयू का डिमांड काफी ज्यादा है, फिर वो डिफेंस हो या रेलवे। एक रिस्क हमने पहले देखा कि डिपॉजिट ग्रोथ का एक प्रॉब्लम चल रहा है। दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है, वेज रिवीजन। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। 12th सेटलमेंट में सैलरीज और अलाउंसेस में 17% हाइक अग्री हुआ था, जो कि इफेक्टिव था 1 नवंबर 2022 से, जो अभी तक पेंडिंग है। तो अगर ये जो पेंडिंग जो एरियर्स वगैरह और ये जो हाइक है, अगर ये अभी अप्लाई होता है तो कंपनीज के लिए एम्प्लॉय कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा, और अपकमिंग क्वार्टर्स में उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसमें एक हाइक देखने को मिल सकता है। कुछ पीएसयू बैंक्स के रेवेन्यू में पिछले 1-2 क्वार्टर से थोड़ा हिकअप भी देखने को मिल रहा है, तो क्वार्टरली मॉनिटरिंग भी जरूरी है। मतलब एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट लेंस अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए या फिर कैसे रडार में रखा जाए। तो फोकस उन्हीं पीएसयू बैंक्स पर होना चाहिए जिनके पास एक स्केलेबिलिटी दिख रही हो, मतलब कि ब्रांचेस लगातार ओपन होती हुई दिखाई दे रहे हैं, लायबिलिटी फ्रेंचाइजी स्ट्रांग हो, नेट एनपीए कंसिस्टेंटली 1% से नीचे हो, और रिटर्न ऑन असेट कंसिस्टेंटली 1% से ऊपर हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इन बैंक्स को आप रडार में रख सकते हैं। इनमें एक अपने टर्म्स पर एक डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं बिफोर इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एसबीआई को लें तो FY20 से 24 के बीच इन्होंने क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ 11% CAGR मेंटेन किया। एनआईएम में देखा जाए तो
3.35% के आसपास इन्होंने स्टेबल किया है, मेंटेन किया है। मतलब स्केल एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी सस्टेन हो रही है। एक बात यहाँ पे जरूर याद रखिए कि वैल्यूएशन अब री रेट हो रहे हैं, इसलिए एंट्री एकदम लमसम ठीक नहीं है। स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पेशेंस यहाँ हो सकता है कि रिवॉर्ड कर सकता है। तो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी, एक ट्रिगर था रिगार्डिंग पीएसयू बैंक्स। कुछ आर्टिकल्स का ऐसा भी कहना है कि पीएसयू बैंक्स में 20 to 25% का अपसाइड देखने को भी मिल सकता है। तो बिफोर इन्वेस्टमेंट एक सेल्फ एनालिसिस जरूर कीजिए। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।